subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट्स, हमने गंभीरता के आधार पर पढ़ लिया, वंशानुगति के आधार पर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीमारी के क्षेत्र में, यानी कि प्रबलता है तीव्रता के आधार पर जब बीमारी किसी क्षेत्रों में फैल जाती है, बड़े बड़े क्षेत्रों में, जैसे कि FMD हो गया, रिंडरपेस्ट हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ये सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इस प्रबलता की तीव्रता के आधार पर सबसे पहले जो हमारी बीमारी आएगी वो आएगी स्पोरोटिक, फिर स्पोरोटिक के बाद में आएगी एंजियोटिक, फिर आएगी एपिजूटिक, फिर आएगी पांजूटिक। ये हो गई हमारी बीमारियाँ। कौन कौन सी हो गई? स्पोरोटिक हो गई, एंजियोटिक हो गई, एपिजूटिक हो गई और पांजूटिक हो गई। इन सभी के अलावा होती है हमारी एपिडेमिक, एंडेमिक या एंडेमिक डिजीज़ भी होती है। जो एंजियोटिक और एपिजूटिक के बीच की जो रोग की कंडीशन होती है वो होती है एंडेमिक। ठीक है, तो अभी स्पोरोटिक जो डिजीज़ होती है उसमें तो क्या होता है, किन्हीं एक या दो पशुओं में जब कोई रोग होगा, किसी भी क्षेत्र में किन्हीं एक या दो पशुओं में जब कोई रोग होगा तो उसे बोलेंगे हम स्पोरोटिक डिजीज़। एंजियोटिक डिजीज़ में क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र के विशेष नस्ल व जाति के पशुओं में होने वाला रोग। ठीक है, एंजियोटिक डिजीज़ जैसे कि एंथ्रेक्स में होता है, एंथ्रेक्स इन शीप, भेड़ों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग। फिर आएगा हमारा एपिजूटिक। एपिजूटिक ये जो एपिजूटिक बीमारी पढ़ेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोग का फैलना, जो थोड़ा बड़ा, यानी कि विस्तृत रूप से जो बड़ा क्षेत्र हो, जैसे कि एग्जाम्पल FMD। FMD बड़े एवं विशेष क्षेत्रों में एक साथ कई क्षेत्रों में फैलती है। रिंडरपेस्ट ये क्या है, बड़े क्षेत्र में फैलने वाली बीमारियां होती हैं। किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी संख्या में फैलने वाला रोग क्या होता है, एपिजूटिक। अब पांजूटिक रोग कौन से हो गए? वह रोग जो एक देश से दूसरे देश में फैलता हो तो उसे क्या बोलेंगे? पांजूटिक डिजीज़। क्या बोलेंगे? पांजूटिक डिजीज़। जैसे कि अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके आधार पर हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ जैसे जो ए विटामिनोसिस होती है, न्यूट्रिशन कारक में होती है, जैसे कि हाइपोकैल्शियमिया, जिसे मिल्क फीवर भी बोल देते हैं। अब हमारा ये हो गई हमारी प्रबलता तीव्रता के आधार पर फैलने वाले रोग, जिनमें हमारा आएगा स्पोरोटिक, एंजियोटिक, एपिजूटिक एंड पांजूटिक। स्पोरोटिक तो किसी भी क्षेत्र में किसी एक या दो पशुओं में होती है। एंजियोटिक जो किसी विशेष क्षेत्र के विशेष नस्ल जाति के पशुओं में जो रोग होता है, जैसे कि एंथ्रेक्स इन शीप। अब ये एंजियोटिक और एपिजूटिक के बीच में जो बीमारी की जो स्थिति होती है वो होती है एंडेमिक। ठीक है, अब फिर दूसरा हमारे आता है एपिजूटिक। तो एपिजूटिक क्या होता है? विशेष क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोग का फैलना, जो किसी बड़े क्षेत्र में
में जब रोग कोई फैलता है तो उसे क्या बोल देंगे हम, एपिजूटिक। लेकिन जो फिर हमारा जो पांजूटिक होता है, पांजूटिक में क्या होता है, वह रोग जो एक देश से दूसरे देश के पशुओं में भी फैल जाता हो, जैसे कि बर्ड फ्लू हो गया, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, बर्ड फ्लू जिसे हम इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। हमारी ये डिजीज़ हो गई है। अब हमारी आएंगी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर रोग के प्रकार। तो इसमें दो प्रकार से होती हैं, इंडिजीनियस डिजीज़ और एक्सोटिक डिजीज़। इंडिजीनियस डिजीज़ जब बीमारी का उत्पत्ति स्थान खुद का ही जन्म स्थान हो, खुद का ही जन्म स्थान हो, ठीक है। यानी कि जो रोग हमारे देश का हो और वो जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुआ हो। इनमें सबसे नॉर्मली टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें फेफड़ों में गांठें बन जाती हैं, हड्डियों में गलना भी स्टार्ट हो जाता है। एक्सोटिक डिजीज़, विदेशीगत बीमारियां, वह बीमारी जो बाहर से आई हो, विदेशों से आई हो। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, यह हमारे देश की उत्पत्ति वाली बीमारी नहीं है। इंडिजीनियस डिजीज़ नाम से पता चल रहा है जब बीमारी का उत्पत्ति स्थान खुद का ही जन्म स्थान हो, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं। एक्सोटिक डिजीज़ वह बीमारी जो विदेशों से आई हो, विदेशीगत रोग हो गई, जिसे अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस हो गए। अब इसी के आधार पर हमारी बीमारियां होती हैं। इनमें कुछ और हम देख लें तो मेटाबॉलिक डिजीज़ एंड प्रोडक्शन डिजीज़। तो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्शन डिजीज़ को हम एक भी बोल सकते हैं, लेकिन है अलग अलग थोड़ा। जैसे मेटाबॉलिक डिजीज़ में कीटोसिस आ जाती है उपापचय दर के आधार पर, और एक होती है प्रोडक्शन डिजीज़ यानी कि उत्पादकता के आधार पर पशु क्या उत्पादन कर रहा है। जैसे मिल्क फीवर, ज़्यादा मात्रा में दूध देने पर उसे मिल्क फीवर हो जाता है, तो कौन सी डिजीज़ हो गई, प्रोडक्शन डिजीज़ हो गई। तो इसी के साथ आज हमारे जो डिजीज़ का जो क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण था, रोगों का वर्गीकरण था, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमने ईटियोलॉजी के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में जो हमने पढ़ा था, अब हम इनकी डेफिनेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ टर्म्स जो हम यूज़ करेंगे पूरे वेटनरी मेडिसिन में पढ़ने के दौरान, जिसमें सारे सिस्टम की बीमारियां होंगी, वायरल, फंगल डिजीज़, प्रोटोजोअल डिजीज़ होंगी, बैक्टीरियल डिजीज़ होंगी, उन सभी में जिन टर्म्स का जो हम अध्ययन करेंगे तो उनकी भी डेफिनेशन का हमें पता होना ज़रूरी होता है कि उन डेफिनेशन का एक्चुअलिटी या एक्चुअल मीन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी यानी कि रोग का कारक या कारक विज्ञान। रोग कारक विज्ञान। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कि पशु को जो रोग हो रहा है उसका कारण क्या है, यानी कि रोग का कारक क्या है। तो इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, केमिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स, एनवायरमेंटल एजेंट्स, धुआं, गैस, धूल, मिट्टी, एटसेट्रा।
यानी कि ईटियोलॉजी रोग कारक विज्ञान, यानी कि वह विज्ञान जिसके अंदर वह विज्ञान जिसमें पशु को रोग किस कारण से हो रहा है, यानी कि रोग का कारक क्या है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में जो रोग का कारक हो सकता है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी, प्रोटोजोआ भी, केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल एजेंट्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल एजेंट्स भी हम हो सकते हैं। कोई खाने के दौरान हम कोई भी चीज़ होती है जो क्या बोलते हैं एंटी न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से भी पशु को जो रोग हो सकते हैं। ये तो गई आज हमारी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के मतलब पशु को रोग किस कारण से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस, यानी कि रोग को पहचानने की कला। डायग्नोसिस का मतलब होता है पशु को जो रोग हो रहा है उसको पहचानने की कला। किस प्रकार का है। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, रोग की पहचान करते हैं कि रोग किस प्रकार का है, उसका सही निदान हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके निदान में अनुभव के आधार पर भी कर सकते हैं, हम प्रयोगशाला के आधार पर भी कर सकते हैं। इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टेंटेटिव भी कर सकते हैं और डिफरेंस के आधार पर भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डायग्नोसिस। ईटियोलॉजी हो गया, डायग्नोसिस हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी कि रोग के ठीक होने की भविष्यवाणी करना। रोग के ठीक होने की भविष्यवाणी क्या कहलाता है, पूर्वानुमान कहलाता है। तो जो प्रोग्नोसिस होता है वो 4 प्रकार से होता है मेन रूप से, जिसमें होता है एक तो फेवरेबल, डाउटफुल, पुअर एंड ग्रेव। फेवरेबल अनुकूल, यानी मतलब पशु ठीक हो जाएगा। डाउटफुल आशंका रहती है आदि कि भाई ठीक हो भी जाए नहीं भी हो। पुअर जिसमें पशु के मरने के चांसेस, डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ग्रेव मतलब इसको बचाना अब नामुमकिन है। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार से रोग का प्रोग्नोसिस करते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे वो होती है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स हम पशु के पढ़ेंगे, तो सिम्टम्स की डेफिनेशन देख लें। सिम्टम्स किसे कहेंगे, पशु की वह स्थिति जब उसके व्यवहार में बदलाव आने लग जाते हैं, जैसे जुगाली न करना, उठना बैठना, यूरिन में कष्ट हो, गोबर में म्यूकस आती हो, श्वास में तकलीफ हो, एटसेट्रा। यानी कि वह स्थिति जब उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आने लग जाता है, पशु जुगाली करना छोड़ दे, उसे उठने बैठने में तकलीफ़ हो, यूरिन करने में परेशानी हो, गोबर में म्यूकस आने लग जाए, सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो इससे हम क्या बोलेंगे, सिम्टम्स बोलेंगे कि पशु
ठीक नहीं है और वह अलग ही प्रकार के सिम्टम्स प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सिम्टम्स हुए होंगे जब पशु खुद हमें स्वयं के रोग के बारे में वर्णन करेगा कि मुझे क्या तकलीफ है क्या नहीं है। तो ये ज़्यादातर ह्यूमंस के अंदर अप्लाइड होता है, ये ह्यूमन मेडिसिन में ज़्यादा अप्लाई होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो पशु होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव ही काम आता है कि जिसके अंदर हम खुद पशु के लक्षणों को देखें, उन पे गौर करें, फिर रोग को पहचानने का प्रयत्न करें। तो जैसे कि पशु के खाने पीने में बदलाव आता है, अगर उसे मिल्क फीवर है तो वो अलग स्थिति में बैठेगा, यूरिन में ब्लड आना, गोबर में ब्लड आना, डिसेंट्री, म्यूकस आना, ये सब क्या होता है, पशु के ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं। अब इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट है वो सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी के साथ आज हमारा वेटनरी मेडिसिन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, जो भी नोट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि आप पीछे ना रहे नोट्स लिखने में और आपका साथ ही साथ सिलेबस भी कवर होता जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।